बालीगंज कंस्टिट्यूंसी से बाय महस के उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया आई न्यूज़ में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका इंटरव्यू में दावत देने के लिए। शुक्रिया सर। सर, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? देखिए, इस बार बंगाल में आवाम की सरकार बननी है और आवाम का मुद्दों को सामने रखते हुए संयुक्त मोर्चा के अलावा और कोई दूसरा दल या फ्रंट खड़ा नहीं है जो इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने लायक बात कर रही है। सर, लॉकडाउन में जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने बंगाल में कोई काम नहीं किया है, लेकिन आज जब इलेक्शन का वक्त है तो वो बहुत धड़ल्ले से उनके तमाम सिपाही जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं और एक मुहिम तैयार कर रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत बंगाल में बन जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से कभी भी मगरबी बंगाल में मजबूत नहीं थी। आज अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग 90% लोग तृणमूल कांग्रेस से जाकर के शामिल हुए हैं, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं एक चेहरा उभरने की कोशिश कर रही है। तो लॉकडाउन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के से लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे कि वो लोग करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखे थे तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से उनका रवैया रहा और उन लोगों का रवैया तृणमूल कांग्रेस में रहते रहते फिर छलांग मार के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसकी वजह सर? इसकी वजह तो साफ है कि वो लोग मौकापरस्त हैं, वो लोग सुविधावाद हैं, वो लोग अपने दुर्नीति को छिपाने के लिए ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं समर्थन करे तो सीबीआई ईडी जिस तरीके से उनके पीछे लगना है वो उस पर लगाम नहीं दे पाएंगे। तो तृणमूल कांग्रेस का जो दुर्नीति है वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए नहीं है, वो लोग अपने को बचाने के ज़रिए में मगरबी बंगाल में फ़िरकापरस्त ताकतों का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज बंगाल में ना तो बीजेपी और ना ही टीएमसी महंगाई पर बात कर रही है और ना ही बेरोजगारी पर। ऐसे में बंगाल में टीएमसी को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आपको ये बात साफ समझ लेनी है कि गैस, पेट्रोल और डीजल जब भी मरकज़ी हुकूमत इसका दाम में इजाफा करती है और तकरीबन पेट्रोल अभी सेंचुरी छूने वाली 100 रुपया पर लीटर के करीब पहुंच गई है, गैस का दाम तकरीबन 850 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया है, उसमें जो टैक्स निकलता है टैक्स का आधा हिस्सा मोदी को मिलता है और आधा हिस्सा दीदी को मिलता है। आपको याद होगा कि 10 साल कबल जब ममता बनर्जी गली गली में जाकर के ऐलान कर रही थी कि मौका उन्हें दिया जाए तो वो रियासत का जो हिस्सा है टैक्स का उसमें वो रियायत देगी, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तो ये बात तो साफ है कि लोगों का पॉकेट में हाथ डाल करके पैसा निकालने का काम में दोनों भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के फूल एक ही तरह मिले हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट इस बार टीएमसी को किससे खतरा है? बीजेपी गवर्नमेंट से या लेफ्ट पार्टियों से? देखिए, ये बात तो बंगाल के आवाम के सामने साफ हो गई है कि पिछले चुनाव 2016 में भारतीय जनता पार्टी के महज 3 एमएलए थे, लेकिन आज उनके पास कुल मिलाकर के 37 एमएलए हो गए। तमाम तृणमूल के एमएलए वो लोग दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और आपको ये बात जहन में रखना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट लिस्ट ऐलान हुआ, वो लिस्ट ऐलान होने के बाद टीएमसी के जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। ऐसे एक कैंडिडेट है जिन्होंने अपना मनोनयन, अपना जो नॉमिनेशन दाखिल करने में ऐसे एक कमज़ोरी छोड़ दी कि उसका नॉमिनेशन वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत। तो तृणमूल कांग्रेस में आज भी ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं तृणमूल का चिन्ह लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना दिल में रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में फ़र्क करना है तो वो बहुत मुश्किल काम है। आज मगरबी बंगाल में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके खिलाफ संयुक्त मोर्चा खड़ी है। महंगाई का सवाल हो, बेरोज़गारी का सवाल हो, फ़िरकापरस्ती का सवाल हो, संयुक्त मोर्चा आज एकदम अडिग खड़ा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी ने 10 साल आगे तृणमूल का झंडा लेकर के जो नंदीग्राम का आंदोलन है वो किए थे, और मास्टर मोशाई जो सिंगूर का आंदोलन किए थे, जहां कहा गया था कि अक़लियतों का ज़मीन ले लिया जाएगा,
अक़लियतों का जो मजहबी जगह है वहाँ पे पेशाब खाना बनाया जाएगा। आज दोनों शुभेंदु अधिकारी और मास्टर मोशाय आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक में खड़े हैं। नंदीग्राम में ममता को क्या कामयाबी मिलेगी या नाकामयाबी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नंदीग्राम का बड़ा एक हिस्सा है वो लोग जो परिযায়ী श्रमिक कहते हैं वो उनसे बनी हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नकारा है, जिस तरीके से उन्हें रोज़ी नहीं दी, उन्हें रोटी नहीं दी, उन्हें घर लौटने के लिए परेशान किया है, उसी तरीके से ममता बनर्जी ने ये बड़े तबके के लोगों को नंदीग्राम में वापस आने में उन्हें कोरोना का इल्ज़ाम लगाया है। तो ये बड़ा तबका जो है नंदीग्राम में, वो लोग बाएं महाज के साथ जुड़ गए हैं। और जो लोग बीच में सोचे थे कि तृणमूल का अत्याचार से उन्हें अगर निजात मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास उन्हें जाना है, वो लोग देख रहे हैं वही तृणमूल का अत्याचारी शुभेंदु अधिकारी परिवार वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और ये बड़ी बात है कि तृणमूल के एमपी आज भी जिनको निकाला नहीं गया पार्टी से, शिशिर अधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच में बाहैसियत तृणमूल के एमपी के रखते हुए हाजिर होने जा रहे हैं। तो ये माहौल में नंदीग्राम के लोगों को आगे जाने का रास्ता संयुक्त मोर्चा और बाएं महाज के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में मुनाफरत की बीज बोने का काम कर रही है और बंगाल में भी कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा लगाकर वो यहाँ का माहौल और फिज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर तबका को वो डराने का काम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के ज़मीन में लाने का जो किरदार वो ममता बनर्जी ने अदा की। 92 साल में बाबरी मस्जिद के शहादत के 6 साल के अंदर में ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी को माफ़ करके उनसे हाथ मिला करके चुनाव लड़ी और ममता बनर्जी खुद जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल में 9 साल तक लगाई। ऐसे आपको कोई तृणमूल नेता नहीं मिलेगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपना कंधा में ले करके 9 साल तक यहाँ पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाया हो। और ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर आपको नहीं मिलेगा जो अपने कंधे पर तृणमूल का झंडा ले करके 9 साल तक यहाँ अली गली में तृणमूल जिंदाबाद नहीं कहा हो। तो उनका मिली भगत बहुत ही पुराना है और मगरिबी बंगाल का फिज़ा बिगाड़ने में ये जो इल्ज़ाम है ये सीधा ममता बनर्जी के सिर में श्रेय जाता है और ये मौका का फ़ायदा उठाया है। 34 साल भारतीय जनता पार्टी को रोका गया था और उसका ये सूरत हाल अंजाम आपको मिलेगा देखने के कि 10 साल बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने झोली से अपना कैंडिडेट नहीं निकाल पा रही है। वो लोग तृणमूल का झोली में हाथ डाल करके अपना कैंडिडेट बना रही है। 34 साल का बाएं महाज फिरका परिस्थिति के खिलाफ बुलंदी से काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सूरत हाल है, लेकिन मदद दे रही है तृणमूल कांग्रेस अपने सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करती। बंगाल में बाएं महाज ने 34 साल राज किया, आज वो हाशिए पे है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 34 साल का ये एक दौड़ था जिस दौड़ के खिलाफ पूरा साजिश की गई। शुभेंदु अधिकारी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई उन्होंने कहा कि आरएसएस ने 2011 में 5% वोट तृणमूल कांग्रेस को ट्रांसफ़र की और ये बात हकीकत है। आप देखिएगा कि 2011 से केवल भारतीय जनता पार्टी का 7-8% जो वोट था 2011 में उन्हें महज 2.5% वोट मिला। पूरा 5 से 5.5% वोट आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल को दी। जो बाकी सब तबके के लोग थे, पूरा एक कोalition बना था, साजिश बनी थी ये 34 साल के खिलाफ। और 10 साल के अंदर में हम देख रहे हैं कि मगरिबी बंगाल की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से दंगा लगने का एक माहौल बन गया है, जिस तरीके से फ़िरकापरस्त ताकतें आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से तकरीबन 10.5 लाख सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे वो घट करके अभी 4.5 लाख हो गए हैं, जिस तरीके से महंगाई का आलम बेलगाम दौड़ रहा है, ये पूरा मिला करके एक तरफ रोज़ी रोटी का सवाल है, एक तरफ महंगाई का सवाल है, एक तरफ फ़िरका परस्ती का सवाल है। इसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त मोर्चा सामने आ रही है। वही 34 साल का जो फ़िज़ा है वो फ़िज़ा को लौटाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी और आरएसएस नवाज जो लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। क्या सचमुच हिंदू खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल तक जिस तरीके से मरकज़ में हुकूमत चलाई है
उसमें सारे हिंदुस्तान के जो जनता है वो खतरे में पहुंच गए हैं। और चूंकि हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हिंदू भारतीय जनता पार्टी से खतरा में है। बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई का आलम है, लोग एक जगह से दूसरा जगह कोरोना काल में नहीं जा पा रहे थे, परेशान थे, त्रस्त थे, और इसका पूरा जिम्मा मरकज़ में 8 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार को लेनी पड़ी। आप अपनी जीत से कितनी मुत्तफिक है, कितने वोटों से आप जीत पाएंगे ये बताएं। देखिए, जीतना हराने का काम आवाम की होती है, लेकिन अभी तक कैंपेन करते वक्त आम आवाम का जिस तरीके से रुझान मिल रही है, जिस तरीके से 10 सालों तक बालीगंज हलके में कोई काम नहीं हुआ है, जिस तरीके से पानी का काम, निकासी का काम, जो 10 साल आगे जो हालत था वही हालत फिर यहाँ पर दोहरा रही है। और इसके सामने एक अहम मुद्दा ये है कि तृणमूल के तमाम जो कैंडिडेट आज खड़े हुए हैं, वो लोग सरकार बनने से पहले या सरकार बनने के बाद वो लोग अपने पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे कि नहीं, ये बड़ा एक सवालिया निशान लोगों के सामने आ गई है। और ये जो सवाल है, ये सवाल सारे मगरबी बंगाल के पास बहुत अहम है कि सरकार अगर बननी है, सरकार अगर नहीं बननी है, तो अहम मुद्दा ये है कि ऐसे एक नुमाइंदे को चुना जाए जो ऐन वक्त जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो वही पार्टी से जुड़ा रहेगा। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो 200 से ज़्यादा सीटें लाएगी, दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि वो 250 से ज़्यादा सीट लाएगी। ऐसे में लेफ्ट, कांग्रेस और एसएफआई संयुक्त मोर्चा की पार्टी जो है वो बंगाल में कितनी सीट लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने आप में एक मिली भगत बनाई हुई है। चुनाव से पहले इसका अंदाज़ा आवाम को मिल गया है। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है मरकज़ में, तो मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराना बहुत ज़रूरी है। 2019 साल में तृणमूल कांग्रेस की 22 एमपी थे और भारतीय जनता पार्टी के 18 एमपी थे। आज जब हम ये बात कर रहे हैं 2 साल बाद 2021 में, तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में 21 एमपी पहुंच गए हैं और तृणमूल कांग्रेस के 19 एमपी हो गए हैं। ये है हकीकत। और ये जो मिली भगत है, ये मिली भगत आवाम का सामने साफ है। 8 साल नरेंद्र मोदी का कुशासन और 10 साल ममता बनर्जी का कुशासन के खिलाफ वो लोग इकट्ठा संयुक्त मोर्चा, बाहे महाज, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट को समर्थन दी। बंगाल में फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए लेफ्ट, कांग्रेस, एसएफआई किस तरह का कदम आगे बढ़ा रही है कि उनको रोकने में कामयाब हो जाए? देखिए, बंगाल में अगर आप हमारे चुनावी जो पहचान है उसको अगर देखें, तो जो सेकुलर ताकतें हैं, जो अपने सेकुलरिज्म पर फ़ख्र करके अपने सियासी जो पहचान है उसमें सेकुलर अल्फाज को रखते हैं, वो सब संगठनों को हमने अपना मोर्चा में शामिल की है। कांग्रेस जो ऐतिहासिक तौर पर एक सेकुलर प्लेटफॉर्म रही है, एक सेकुलर सियासी दल रही है, जिसने सेकुलरिज्म अल्फाज को हमारा संविधान में मर्यादा दिया, उसमें रखा। और बाएं महाज जो प्रैक्टिसिंग सेकुलर फोर्स है, 34 साल का जो मिजाज रहा है मगरबी बंगाल में, लोगों को जोड़ने का जो मिजाज रहा है, आंदोलन का जो मिजाज रहा है, ये तमाम जो अनुभव है, ये तमाम जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, इसको मिला करके फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए महज संयुक्त मोर्चा के अलावा और कोई नहीं ताकत है। आपको संयुक्त मोर्चा में एक भी पुराना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं मिलेगा, आपको एक भी पुराना कोई तृणमूल कांग्रेस का सदस्य नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको पुराना तृणमूल मिलेंगे और तृणमूल कांग्रेस में आपको पुराना भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। बंगाल असेंबली में इस वक्त कांटे की टक्कर टीएमसी या बीजेपी या टीएमसी लेफ्ट संयुक्त मोर्चा पार्टी? देखिए, यहाँ पर टक्कर अगर है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की टक्कर हो रही है। सर, एक ख़ास बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि आपने खिदमत खल्क के नाम पे जो काम किया, अगर मैं उसे वाजे ना करूं तो ये शायद हमारे चैनल के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप ज़रा उस दौर की बात भी हमें बताएं जब कोविड के दौर आप सिर्फ 50 रुपये में डायलिसिस किया करते थे। उस वक्त मैं आपसे नहीं मिल सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं चाहूँगा कि उस दौर में आपने कितने लोगों की इस तरह से खिदमत की थी और इस खिदमत के पीछे कोई ख़ास वजह रहा है या फिर आपने बस खिदमत खल्क के नाम पे ये काम किया?
देखिए, लॉकडाउन का ऐलान हुआ था 24 मार्च को, और 25 मार्च को हमारे यहाँ जो पेशेंट आए उनके सामने एक नायाब एक मसाइल हाजिर हुआ। वो ये था कि लॉकडाउन के तहत तमाम जो सरकारी जो वाहन था वो बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट, रेल बंद हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, टैक्सी बंद हो गया, सब। अब डायलिसिस पेशेंट को हफ्ता में 2 बार या हफ्ता में 3 बार घर से आना पड़ता है डायलिसिस यूनिट में, और वापस लौटना पड़ता है। ये आने जाने का खर्चा उनके लिए काफ़ी बढ़ गया। श्री रामपुर से एक पेशेंट आई थी, उनको 2000 रुपया भाड़ा करके एम्बुलेंस लेना पड़ा था आने के लिए, और वापसी के लिए फिर 2000 रुपया उन्हें देना पड़ा था। उसके लिए स्पेशल परमिशन थाना से लेना पड़ता है। ये तमाम इंतज़ाम न मरकज़ी हुकूमत न रियासती हुकूमत ने तवज्जो दे करके सोचा था। हमारे डायलिसिस पेशेंट के अलावा कई कैंसर पेशेंट जिसको डेली रेडियोथेरेपी लेना पड़ता है, हर 3 हफ्ता में उन्हें केमोथेरेपी लेना पड़ता है। तो कुछ पेशेंट लोग का एक अजूबा मसाइल सामने आया, और 25 तारीख को जब ये मसाइल वो हमारे सामने पेश किए, तो हमारा जो 350 रुपया जो सब्सिडाइज रेट था, उससे हमने सोचा उसको कम करके 300 रुपया हम रियायत कर दें, ताकि पेशेंट लोग को ये मौका मिले, वो लोग हमारी यूनिट से आकर के वापस लौटने का जो भाड़ा है वो भाड़ा में उनके कुछ मदद पड़े। और हमने फर्स्ट लॉकडाउन के लिए ये ऐलान किया, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन में इसको बरकरार रखा, और जब तक सरकारी रूप में सरकारी जानवाहन नहीं खुला 15 नवंबर तक, हमने ये 50 रुपया प्रति डायलिसिस का जो रेट है उसे हमने बरकरार रखा, और कुल मिलाकर 6231 पेशेंट का हमने डायलिसिस महज 50 रुपया में किए हमारे इदारे में। नाजरीन, आप सुन रहे थे इस वक्त बालीगंज हल्का के लेफ्ट उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम साहब को, जिन्होंने लॉकडाउन के दौर में जो किया है वो पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा होना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ एनडीटीवी के एक रिपोर्ट में उनकी इन कामों को देखा, और आज जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं अपने आप को नहीं रोक सका। तो ये है ऐसे उम्मीदवार जो लेफ्ट से उम्मीदवार बने हैं। लिहाजा आपसे मैं इस वक्त विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। आप